लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन भी दिया था तुम लोग को होमवर्क के लिए कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 1 रेडियन पर सेकेंड से ऐसे घूम रहा था और सेंटर जो है उसका 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा था। ठीक, रेडियस इज इक्वल टू कितना दिया था, 2 मीटर्स। आफ्टर प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। क्या मिला? सॉलिड स्फीयर। सॉल्व कर पे आए हो द्रोण? देखो सॉल्यूशन, सॉलिड स्फीयर आया क्या? ठीक है, इसका मान लेते हैं कि एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, कोई भी रोलिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर टाइम्स सम कांस्टेंट ही रहता है। डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर बाय 1, फिर सॉलिड स्फीयर और तुम्हारा हॉलो स्फीयर, ये सब के लिए अकॉर्डिंगली डिसाइडेड रहता है। तो इसको मैं बोल देता हूँ k टाइम्स एम आर स्क्वायर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, तो पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व किया जा सकता है, राइट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। जब फाइनली ये प्योर रोल करना स्टार्ट किया तो ये ओमेगा नोट से ऐसे घूम रहा था और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा नोट इंटू आर, या फिर फाइनली जो ये 3 है तो इसकी ओमेगा हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट है? अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर इसका लिखें तो हो जाएगा m इंटू 5 इंटू 2, ये हो गया ऑफ सेंटर ऑफ मास। अबाउट सेंटर ऑफ मास तुम्हारा आई स्क्वायर मतलब के एम आर स्क्वायर इंटू 1, वो भी माइनस साइन के साथ। कोई दिक्कत है क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में? नहीं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी लिखते हैं तो 3 इंटू एम इंटू रेडियस इज 2 प्लस के टाइम्स एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नोट मतलब 3/2। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास। एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही लिखना है। बताओ सॉल्व करिए क्या आता है कि 2/5 आएगा। ठीक है, देखते हैं। एम 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 से एम कैंसिल आउट, 10 माइनस 4k इक्वल टू 6 प्लस 6k। तो ये हो गया तुम्हारा 4 इक्वल टू 10k, k इक्वल टू 2/5। k इक्वल टू 2/5 मतलब ये मेरा सॉलिड स्फीयर था। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा इम्पल्स के साथ, इम्पल्स बता दिया था तुम लोग को, एंगुलर इम्पल्स। अब तुम लोग मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताना है। रियल लाइफ में सब लोगों ने फुटबॉल कभी ना कभी तो खेला ही है, ठीक है ना? उसको स्पिन करके भी देखे होगे। अगर मैं फुटबॉल हाथ में पकड़ूं और स्पिन करके ग्राउंड में सीधा गिरा दूं, स्पिन होते हुए गिर रहा है, देख पा रहे हो? गिरता है, फिर फुटबॉल का मोशन क्या होता है? डायरेक्ट जंप करके वापस आ जाता है क्या? बाउंस करके क्या होता है? आगे की तरफ जाता है। ठीक, उसको आगे की तरफ वेलोसिटी कौन दिया? उसको देखो, अगर स्पिन करके मैंने इस फुटबॉल को छोड़ा था तो उसका एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना था? कुछ भी नहीं, सिर्फ वाई में गिर रहा था। एक्स एक्सिस में कुछ भी वेलोसिटी नहीं, लेकिन जैसे वो ग्राउंड को टच करके बाउंस करता है उसको एक्स एक्सिस में वेलोसिटी मिल जाती है। मतलब कोई तो उसमें फोर्स लगा करके सामने एक्सेलरेट किया होगा। कौन? फ्रिक्शन। जैसे वो ग्राउंड में टच करता है ना, फ्रिक्शन सामने की तरफ लगता है। क्यों? विजुलाइज करो, पूरा का पूरा इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, कि अगर ये घूमते हुए ऐसे गिर रहा है तो जस्ट टच करने से पहले देखो, ग्राउंड का पॉइंट जो है वो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 0, ऊपर का जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी किधर है? पीछे की तरफ। मतलब ये जो फुटबॉल का नीचे वाला पॉइंट वो पीछे स्लाइड करना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन उसको स्लाइड नहीं होने देना चाहता है, इसीलिए इस पे जो है फ्रिक्शन सामने की तरफ लगा ऐसे। यही फ्रिक्शन जो है शायद 0.001 सेकेंड के लिए लगा हो, लेकिन यही फ्रिक्शन जो इसको सामने की तरफ एक मोमेंटम दे देता है। ठीक, ये समझना है। सब लोगों ने रियल लाइफ में तो देखा ही होगा, बस उसी का एनालिसिस करते हैं यहाँ पे कि कितनी वेलोसिटी उसको मिलेगी। क्वालिटी वाइज समझ में आ गया? क्वांटिफाई करते हैं इसको।
ग्राउंड है, गुड एनफ फ्रिक्शन, म्यू, ठीक। इसको स्पिन दिए ओमेगा नॉट से, स्पिन किए ओमेगा नॉट, हॉलो स्फीयर, मास m, रेडियस r, ओमेगा नॉट से रोटेट किए, और ग्राउंड का जो E का वैल्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E, ठीक। ओमेगा नोट से रोटेट करते हैं, वो गिरता है, और तुम्हें फाइंड करना है कि फाइंड वी नेट, फाइंड स्पीड जस्ट आफ्टर कॉलिजन। इसको ना ये बोलते जैसे वो अप्रोच करता है जस्ट बिफोर हिटिंग, ये वी नोट से ऐसे हिट करने वाला था। क्वेश्चन क्लियर कर लो पहले कि ये जो है स्फीयर मेरा, इसको वी नोट से ओमेगा देके मैंने गिराया, गिरने से जस्ट पहले इसकी स्पीड वी नोट थी, ग्राउंड में जो फ्रिक्शन है म्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। अब जो है बाउंस करने के जस्ट बाद उसका स्पीड बताना है। वाई एक्सिस की स्पीड बता सकते हो कितना होगा बाउंस करने के बाद? ई टाइम्स वी नोट, क्योंकि ई का मतलब तो वही है कि जितने स्पीड अप अप्रोच जितना स्पीड सेपरेशन, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस में ई टाइम्स वी नोट से जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस बात पे। अच्छा, एक्स एक्सिस की स्पीड अब कैसे निकलेगी? फ्रिक्शन का इंपल्स, एक्चुअली फ्रिक्शन भी है क्या, म्यू टाइम्स एन, मतलब इंपल्सिव अगर तुम्हें नॉर्मल फोर्स मिल जाए तो उसमें म्यू मल्टीप्लाई करके तुम इंपल्सिव फ्रिक्शन निकाल सकते हो। और एक बार फ्रिक्शन का इंपल्स मिल गया ना तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम का चेंज निकाल लोगे। कर पाओगे? तुम लोग बस एक्स एक्सिस में वेलोसिटी निकाल लो, मैं समझ जाऊंगा कि हो जाएगा। भाई बहुत टफ फेज में चल रहे हैं और मैं जानबूझ करके लेवल को थोड़ा अप लेकर के जा रहा हूँ, तो थोड़ा नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट पे, ठीक है। देयर इज गुड चांस कि चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि लेवल चैप्टर वैसा है और लेवल भी मैंने थोड़ा अप रखा हुआ है। एंगुलर स्पीड क्या सेम रहेगा, चेंज होगा? चेंज हो जाएगा। एंगुलर स्पीड मैंने पूछा ही नहीं है। एंगुलर स्पीड भी कम होगा। सब लोग रियल लाइफ से विजुलाइज करो ना, ऐसे फुटबॉल को ओमेगा देके तुम गिरा दिए, और याद करो वो जंपिंग बॉल आता था, उसको ऐसे करके गिराओगे तो वो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा लग जाता था कि वो रिवर्स स्पिन करके ऊपर आता था। याद है जंपिंग बॉल, छोटा सा कलरफुल आता था, बहुत ज़्यादा उछलता था, उसको सामने ओमेगा देके गिराओ ना, फ्रिक्शन इतना रहता था कि वो जंप करने में रिवर्स स्पिन मारता था, ठीक है। फाइनल ओमेगा नोट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पूछा नहीं है जानबूझ के इस क्वेश्चन में। जिन लोग क्लियर नहीं हुआ बोर्ड पे फोकस करो, ठीक है ना। पहला, नॉर्मल फोर्स ही इंपल्स लगा रहा है, इसमें दिख रहा है। नॉर्मल का जो भी इंपल्स आएगा क्या वो वाई एक्सिस में मोमेंटम में चेंज लाएगा? मैंने कर दिया।
वाई एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी है ई वी नॉट फाइनली, और इनकमिंग वेलोसिटी थी वो वी नोट था, और नीचे के डायरेक्शन में इसलिए माइनस एम वी नोट। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दिक्कत है क्या कुछ? नहीं। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रल एन डी टी की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एम वी नोट ई प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो एन डी टी इम्पल्स आया ना, ये अपना फ्रिक्शन फोर्स अप लगाएगा इसमें, मतलब म्यू टाइम्स इंटीग्रल एन डी टी, फ्रिक्शन का इम्पल्स है ये। ठीक है ना, दिस इज माई इम्पल्सिव फ्रिक्शन। अब इम्पल्सिव फ्रिक्शन है मतलब इम्पल्स फोर्स है, इम्पल्स फोर्स तो आकर के एक्स एक्सिस मोमेंटम में चेंज लाएगा, है कि नहीं? तो मैं क्या बोलता हूं कि म्यू टाइम्स इंटीग्रल एन डी टी जो है वो एक्स एक्सिस में लग रहा था, तो एक्स एक्सिस में फाइनल मोमेंटम में बोल देता हूं कि ये वी एक्स मिल जाता है। तो एम वी एक्स, एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0, हट गया। तो वी एक्स मुझे फाइंड करना था, म्यू को म्यू रहने दिया, एन डी टी को यहां से रख लिया, एम वी नोट ई प्लस 1 एम इंटू वी एक्स, एम से एम कैंसिल आउट, और वी एक्स की जो वैल्यू मिल जाएगी वो म्यू टाइम्स वी नोट ई प्लस 1। एक्स एक्सिस में ये वेलोसिटी मिलेगा, क्लियर हुआ? वाई एक्सिस में ई वी नोट वेलोसिटी, दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके नेट स्पीड बता सकते हो। टफ है क्या क्वेश्चन? बहुत सिंपल है। ओमेगा फाइनल भी बता पाओगे क्या? हाँ, तो ओमेगा फाइनल भी मिल जाएगा ना। म्यू टाइम्स एन डी टी है तो आर क्रॉस ये करके एंगुलर इंपल्स मिल गया, वो एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम में चेंज लाएगा। समझ में? नहीं समझ में आया? अच्छा, एक मिनट पहले ये कर लो, फिर उसका एंगुलर वाला बताता हूँ। इसको नोट डाउन कर लो, फिर एंगुलर वाला बताता हूँ। चलो ठीक है, आओ वापस। इतना तक सबको समझ में आ गया? इतना तक सबको समझ में आ गया? अब देखो इसमें एंगुलर मोमेंट, इसका एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा क्या? किसी को कुछ लग रहा है क्या सेम रहेगा? ऐसे गोल गोल घूमते हुए गिरा था, फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में लगा है, ओमेगा जो है इनिशियली ऐसे था, ओमेगा नोट, फ्रिक्शन ऐसे लगा, तो क्या इस ओमेगा नोट को कम करने की कोशिश करेगा या बढ़ाने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये है तुम्हारा इनिशियल ओमेगा, फ्रिक्शन ऐसे लगा तो ओमेगा घट जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक, समझ में आ रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगुलर इंपल्स इसका जो है इसमें सिर्फ आर मल्टीप्लाई करना है, एंगुलर इंपल्स आर इंटू म्यू टाइम्स इंटीग्रल एफ एन डी टी। ठीक, तो एंगुलर इंपल्स को मैं बोलता हूं तुम्हारा म्यू टाइम्स इंटीग्रल एन डी टी, इसके साथ आर मल्टीप्लाई कर दे, कैसे? इस डायरेक्शन में। ठीक, आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव लिया। इस चेंज इन मोमेंटम, इसका ओमेगा नोट तो इनिशियल था और ये ओमेगा फाइनल हो गया, तो ओमेगा फाइनल जो है इनटू द प्लेन है, मतलब माइनस तुम्हारा क्या है, होलो स्फीयर 2/3 mr² ओमेगा फाइनल माइनस ऑफ माइनस 2/3 mr² ओमेगा नोट, इससे ओमेगा फाइनल मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, कौन सा? ये आर, ये वाला आर। देखो लीनियर और एंगुलर में इतना ही आर का ही तो डिफरेंस था। लीनियर इंपल्स जो है तुम्हारा म्यू टाइम्स एन डी टी लगता था, बस उसका एंगुलर इंपल्स के लिए सेंटर पॉइंट पे आए, सेंटर से देखें कि आर इंटू एफ, ये आर मल्टीप्लाई करते थे ना टॉर्क के लिए, वही आर है वहां पे। ओके, बहुत क्वेश्चंस हैं। एंगुलर इंपल्स का जी में था अच्छा क्वेश्चन, घर में अटेम्प्ट करना, इसको यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा मैं। देखो क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मानो इसको, नहीं कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसा, म्यू इक्वल टू 0, एक डिस्क है, मास m रेडियस r, ठीक है ना, कोई फिक्स एक्सिस नहीं है, डिस्क को पकड़ करके ऐसे रोटेट किया जा सकता है फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे। इसको मैं बोल दिया कि ये ओमेगा नोट से ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, कोई एक्सेस नहीं था, बस ओमेगा दे करके तुम यहाँ पे रख दियो और वो उसी सेंट्रल एक्सेस के अबाउट ऐसे घूमता जा रहा है। विजुलाइज हो पा रहा है? अचानक से तुमने क्या किया, एक चक्कू लेकर के और इसमें ऐसे मारा, मतलब कील, ठीक है, सेंटर से
r/2 डिस्टेंस पे आ करके एक पॉइंट P पे तुमने क्या किया, अचानक से चक्कू से ऐसे मारा। ऐसे चक्कू से ऐसे मारोगे तो क्या होगा, ये अचानक से रुक जाएगा क्या, या फिर अपना एक्सिस चेंज करके इसके अबाउट ये घूमने लगेगा। विजुलाइज कर पा रहे हो कि चक्कू से अचानक से यहाँ पे ऐसे हिट करोगे तो इसको एक्सिस बना करके पूरा बॉडी ऐसे घूमने लगेगा। तो वो ओमेगा नोट फाइंड करना है कि फाइंड ओमेगा नोट आफ्टर यू नेल एट पॉइंट P। क्वेश्चन लिखो। क्या लगता है ओमेगा नोट से ज़्यादा होगा या कम होगा? हाँ r/2 पे। एक्चुअली इसको जनरलाइज करके D पे किया जाता है, बट ठीक है तुम लोग r/2 पे ले लो। ठीक है, अभी मत सॉल्व करो प्लीज़, इसको घर पे करना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जो कराने हैं तुम लोगों को। तो इस क्वेश्चन में तुम लोग स्टेटमेंट वाइज लिख ले होगे ना, होपफुली, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ। क्या? द इम्पल्सिव फ्रिक्शन विल प्रोवाइड लीनियर वेलोसिटी टू, जो तुम्हारा फुटबॉल है उसे, एंड टॉर्क ड्यू टू इम्पल्सिव फ्रिक्शन विल चेंज द ओमेगा ऑफ फुटबॉल। अगर ये सब नहीं लिख रहे हो ना, तुम लोग कुछ नहीं सीख रहे हो फिर। ठीक, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ उनके नोटबुक में ये बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट लिखा होना चाहिए। ओके देखो अब क्या करना है। HC वर्मा का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है। गुड इनफ। और इस वॉल का E जो है 1 के बराबर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, प्योर रोलिंग करने के लिए फ्रिक्शन गुड इनफ होना जरूरी है क्या? नहीं, फ्रिक्शन अगर थोड़ा सा भी है ना, छोटा सा भी है, तुम सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे करके छोड़ दो। लॉन्ग टर्म में फ्रिक्शन का एक ही काम है कि उसको प्योर रोलिंग कराना है, नो स्लिपिंग। अगर अच्छा खासा फ्रिक्शन है तो जल्दी प्योर रोल करने लगेगा, अगर अच्छा खासा फ्रिक्शन नहीं है तो दूर में जाकर के प्योर रोल करेगा। ठीक है ना, टाइम फंक्शन से देखना, जो कल वो क्वेश्चन कराया था उससे। ठीक, बिना फ्रिक्शन का प्योर रोल करना पॉसिबल है क्या? प्री कंडीशन दे दो, ओमेगा ऐसा दे दो कि V/R हो और V नोट ऐसे दे दो, तो वो पहले ही प्योर रोल का कंडीशन दे दो, फिर तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ थियोरेटिकल में आता है। चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनिशियली एक स्फीयर जो है ना वो प्योर रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। स्फीयर ना, स्फीयर ही ले लो, सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r, ऑलरेडी प्योर रोल करते हुए जा रहा है। V नोट ओमेगा नोट इक्वल टू V नोट बाय R। ठीक है, प्योर रोल करते के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्या होगा टकराने के बाद? ओके ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ स्फीयर final speed of sphere when it starts pure rolling after collision. Pure rolling after collision. हाँ ध्यान रखना, यहाँ म्यू इक्वल टू 0 भाई। ठीक है, यहाँ म्यू इक्वल टू 0 नहीं होता तो क्या होता? उछल जाता ऊपर। समझ में आ रहा है? क्योंकि ओमेगा करते हुए जा रहा है, वहाँ पे टच करेगा। कभी ऐसे किए हो ना लाइफ में, अच्छा सा किक किए घूमते हुए तो वहाँ टच करता है, उछल जाता है। उछालता कौन है? यहाँ का फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ मैंने फ्रिक्शन 0 कर दिया। जिन लोगों ने फिगर आउट नहीं किया एक बार देख लो बस, उसके बाद सॉल्व करना। बस मुझे हेल्प कर दो, कोलिजन से जस्ट पहले इसका ओमेगा जो है
ओमेगा नोट वो तो वी नोट बाय आर क्लॉकवाइज ही है, और कोलिजन से जस्ट पहले बोलो तो इसका वेलोसिटी वी नोट है, कोई दिक्कत नहीं। कोलिजन के जस्ट बाद अगर ई की वैल्यू 1 है तो जस्ट बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो है अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगी इधर वी नोट। ओमेगा अभी भी ऐसा है, ठीक। मतलब दैट इज, ये वैसा ही क्वेश्चन नहीं होगा कि पीछे ओमेगा देकर के सामने थ्रो कर दिया गया है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। अब इस इंस्टेंट के बाद ये इधर जा रहा है लेकिन ओमेगा वैसा ही है, तो वी नोट स्लो होते होते ओमेगा इधर आने लगेगा, ठीक। तो एक पॉइंट पी पकड़ो, दिस इज द आफ्टर कोलिजन। इसके बाद का क्वेश्चन जो है कराया हुआ है तुम लोग को ऑलरेडी। पॉइंट पी पकड़ो, पॉइंट पी के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो। करना पड़ेगा। कितने लोगों का आ गया, 3/7 आ गया, बढ़िया। ठीक है, रिवाइज करके आना पड़ेगा, बिना रिवाइज किए, वो भी रोटेशन एंगुलर मोमेंटम। और ध्यान रखो रोलिंग से ही भर भर के क्वेश्चन आते हैं जेई में। एडवांस की बात करें, पीवाईक्यू कोई देखा है पलट के, रोलिंग से ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादातर रोलिंग से ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना। बिना रोलिंग का तो टॉर्क को बैलेंस करें, रोलिंग एंगुलर मोमेंटम इज डिफरेंट थिंग, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्ट रोलिंग भी तो एंगुलर मोमेंटम मतलब यहाँ पर क्वेश्चन। अरे दो अलग अलग चीज़ में वो तुम बोल रहे हो। एंगुलर मोमेंटम रोलिंग एक कॉन्सेप्ट है जो हर चीज़ में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। रोलिंग एक कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक इवेंट, ठीक। उस इवेंट में तो अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर ही सकते हो। सब लोग को समझ में आया? देखो समझना है तो रिवीजन करके आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत फास्ट चल रहा है अभी चीज़ें और लेवल अप है। इसमें क्या हो रहा है कि बस तुम लोग को इतना फिगर आउट करना था, कोलिजन के बाद सिचुएशन वैसा हो जाएगा जैसा सिचुएशन का क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। ऐसा सिचुएशन का क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी कि ओमेगा पीछे देकर के सामने थ्रो कर दिया गया था, फिर पूछा गया था लॉन्ग टाइम के बाद उसका ओमेगा क्या होगा, बस वही तो है ये, ठीक। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r।
ठीक है। समझो क्वेश्चन, समझो बोर्ड पे सब लोग। देखो क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ग्राउंड पे रखा, और ग्राउंड पे इतना फ्रिक्शन है ना कि वो प्योर रोलिंग किए बिना मूव ही नहीं कर सकता है। मूव करेगा तो प्योर रोल ही करेगा। जैसे बस का टायर, जब वो स्टार्ट करता है तो ऐसा होता है क्या, स्लाइड कर दिया स्टार्टिंग में रोड में, रोड में इतना फ्रिक्शन होता है कि अगर वो चलेगा तो प्योर रोल करके ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी सिचुएशन है कि ये रोड बस का टायर समझ लो, या कोई सॉलिड स्फीयर बहुत बड़ा स्फीयर है, रबर का बना हुआ है, और ये रोड पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे तुमने फोर्स F दिया, और मैं तुमसे फाइंड करने के लिए बोलता हूं कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या F/m होगा डायरेक्ट? F/m होगा क्या? नहीं, प्योर रोलिंग तो करेगा ही, तो बिना फ्रिक्शन का पॉसिबल ही नहीं कि वो प्योर रोल करे इस केस में। तुम लोगों ने कैसे बोल दिया कि सर फ्रिक्शन नहीं लगेगा जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा? क्योंकि कंपलसरी इसको प्योर रोलिंग करना ही है, ठीक है ना, प्योर रोल करना ही है। तुमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स F दिया, फ्रिक्शन आएगा ही, और फ्रिक्शन आएगा क्यों? ताकि फ्रिक्शन आकर के इसको प्योर रोल का कंडीशन दे। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे लगेगा, कोई आइडिया है क्या किसी को? कोई आइडिया नहीं, कांट से, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन का नेचर ही यही था ना। फ्रिक्शन वहाँ पे परेशान करता था फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, आगे की नहीं पता नहीं, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन लिखो, सॉल्व वॉल्व करो, प्योर रोलिंग का कंडीशन सेटिस्फाई करो, तो पता चल जाएगा फ्रिक्शन अगर प्लस आया तो आगे लग रहा था, माइनस आया तो पीछे लग रहा था। मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है ना, समझना, बस नोट डाउन कर लो इतना सा। फटाफट फटाफट क्वेश्चन सब नोट डाउन कर लिए। देखो मानते हैं इसको, इसमें क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक फोर्स F लगा हुआ है, mg लगेगा, बहुत अच्छा, नॉर्मल लगेगा जो मेरे किसी काम का नहीं है अभी, और एक फ्रिक्शन लगेगा, मुझे नहीं पता वो आगे लगेगा पीछे, बट हाँ लगेगा। क्या फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड मैं बोल दूं म्यू टाइम्स mg होगा? नहीं, नहीं बोल सकते, कितना भी लग सकता है, फ्रिक्शन जीरो भी लग सकता है, लेकिन मैं उसको राइट टू राइट ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड म्यू टाइम्स mg से लेकर के जीरो तक कुछ भी लग सकता है, आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, ठीक है। तो मैं मान लिया कि चलो ठीक है, आगे लग रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, वो जीरो से म्यू टाइम्स mg तक कुछ भी लग सकता है। लेकिन इतने फोर्स होने के बाद इसका सेंटर जो है ना, वो ACOM से आगे जाएगा, इसको AC बोल देते हैं, और प्योर रोलिंग कंडीशन के हिसाब से अल्फा कितना होना चाहिए? AC/R, ठीक है। इतना और कुछ कर रहा होगा क्या ये? नहीं। अब मैं इसमें दो लिखूंगा, ट्रांसलेशन का अलग और रोटेशनल का अलग। ट्रांसलेशन के हिसाब से मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल फोर्स देखूंगा, फोर्स लगा, फ्रिक्शन लगा, और MACOM आ गया, ठीक है। तो इधर ट्रांसलेशनल वाला करेंगे, पहले समझना फिर नोट डाउन करना, फिर रोटेशनल वाला करेंगे। ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन लिखूं तो फोर्स प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रोटेशनल के लिए क्या लिखेंगे? किसके अबाउट रोटेशन लिखे? सेंटर के अबाउट, या सेंटर के अबाउट लिखे, या नीचे वाले पॉइंट के अबाउट, या ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट। बस ध्यान रखो कि जिस भी पॉइंट को तुम कंसीडर कर रहे हो ना, अगर वो एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स लगा देना, ठीक है। और जिस भी पॉइंट को तुम कंसीडर कर रहे हो, अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। सेंटर लगाने में क्या फायदा होगा? सूडो फोर्स लगाना तो पड़ेगा, बट उसका टॉर्क आएगा नहीं, वो कैंसिल आउट, वो गलती माफ हो जाती है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सी के अबाउट ही सॉल्व करते हैं। अबाउट सी, टॉर्क देखेंगे तो फोर्स F जो है क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब F इंटू R, और फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब F इंटू R। और कोई फोर्स का टॉर्क आएगा क्या? नहीं, ठीक है। तो F इंटू आर, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, सॉलिड स्फीयर था, मतलब 2/5 mr स्क्वायर टाइम्स अल्फा, अल्फा को AC/R लिख दूंगा मैं, इक्वेशन 2, ठीक। यहाँ से F
सॉरी यहाँ से आर, यहाँ से आर, ये आर कैंसिल आउट, ये डिनोमिनेटर का एक आर ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से एफ माइनस एफ, इस इक्वेशन को उठा के यहाँ ले आता हूँ, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ मुझे मिल गया 2/5 एम ए सी। यहाँ से क्या ए सी मिल जाएगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कैंसिल आउट, 2f इक्वल टू 7/5 एम ए सी, और ए सी की वैल्यू 10f/7m। इसको उठा करके वापस यहाँ रखो और तुम्हें फ्रिक्शन मिल जाएगा कि f कितना आ जाएगा, m टाइम्स ए सी मतलब 10f/7 माइनस f इक्वल टू 3f/7। इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। पॉजिटिव आया मतलब राइट में ही लग रहा है, समझ में आया? नोट डाउन कर लो ये चीज़। इसको एक लाइन में भी सॉल्व किया जा सकता था, ये वाला पार्ट को डायरेक्ट एसी मिलता है एक ही लाइन में। तुम लोग फिगर आउट करके बता सकते हो क्या? देखो हमेशा ये जो ट्रांसलेशनल अलग से रोटेशनल अलग से, ये तुम्हारा सेफ्टी नेट है। मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया तो ऐसे करोगे आंसर मिल ही जाएगा, लंबा जाए लेकिन आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन स्मार्ट चॉइस करने होंगे तुम्हें एग्जाम हॉल में कि कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते जिसके अबाउट एक लाइन में सॉल्व हो जाए। नोट डाउन कर लिए क्या? और वैसा पॉइंट ढूंढ करके बता पाओगे? सही बोल रहे हो, तो बोलो कोई ऐसा मेथड बताओ जिसमें एक लाइन में सॉल्व हो जाए। सही बोल रहे थे, लेकिन बॉटम मोस्ट देखो, समझो बॉटम मोस्ट पॉइंट पी को मैं चूज करूंगा, अल्टरनेट बॉटम मोस्ट पॉइंट पी को मैं चूज करूंगा। अगर बॉडी अल्फा से घूम रहा है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट देखोगे तो वो अल्फा से ही घूम रहा है, ठीक है। बॉटम मोस्ट पॉइंट का कोई एक्सेलरेशन है क्या? बॉटम मोस्ट पॉइंट का कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट का कोई एक्सेलरेशन नहीं तो सूडो लगाए बिना मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। हाँ हाँ, सेंट्रीफ्यूगल अगर या सेंट्रीफ्यूगल लोगे तो सूडो फोर्स भी आएगा ना, तो जिधर इसका एक्सेलरेशन जैसे उसका अपोजिट वो पॉइंट पी से ही क्रॉस करने वाला है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो पॉइंट पी के अबाउट अगर देखो तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी टाइम्स अल्फा बोल सकते हैं, ठीक। पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क किसका किसका आ रहा है? फ्रिक्शन का आएगा क्या? अच्छा, mg का नॉर्मल नहीं, किसका आएगा? सिर्फ कैपिटल एफ का। तो उसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल एफ इंटू कितना r, 2r। बहुत अच्छा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। कोई लोग अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर सोचो उनकी हालत क्या हो रही होगी। सब लोगों को क्लियर है ना ये? ओके, टाइम्स अल्फा। इससे अगर अल्फा अगर निकालें तो 2 टाइम्स एफ आर इक्वल टू 7/5 mr स्क्वायर टाइम्स अल्फा, आर से आर कैंसिल, और यहाँ पे आर अल्फा जो है वो ए सी हो जाएगा, ठीक। तो ए सी की वैल्यू मिल जाएगी 10 टाइम्स f/7m। यही आया था क्या? राइट, क्लियर हुआ? तो ऐसे बस एक पॉइंट चूज करके तुम ऐसे डायरेक्ट आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि सर इतना आएगा।
अब कोई अगर तुमसे फ्रिक्शन पूछ ले तो ट्रांसलेशनल का इक्वेशन लगा दो, F प्लस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? दिक्कत है। चलो क्वेश्चन इस पे पहले रोटेशन तो कंप्लीट करें। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं यही फोर्स सेंटर में बोल दूं कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, फाइंड आउट कर पाओगे क्या सब कुछ? सेम क्वेश्चन पकड़ो और सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा दो और सब कुछ से फाइंड एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। अब क्या F बाय m हो जाएगा? फ्रिक्शन तो अभी भी आएगा। सेम बॉडी, फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर पे लग रहा है, वही F। सेम क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। ऑल्सो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। कितना कुछ आया आंसर? कितने लोग से हो गया? -2F/7 है ना? बढ़िया। तो ये करोगे F इक्वल टू 7m/5 और AC की वैल्यू है 5F/7। AC यही आया था क्या? AC ये आया और फ्रिक्शन अब निकालना है। फिर तो गड़बड़ है। जी। सब लोग ऐसे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल करके किए या डायरेक्ट मेथड से किए? डायरेक्ट से आ गया? बढ़िया। ऑल्टरनेट, हमेशा ऑल्टरनेट चूज करो, दिस इज स्मार्ट चॉइस, बट ये सेफ्टी नेट रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, इससे हमेशा इजीली और करेक्ट ही आंसर आएगा। इसमें थोड़ा सा डाइसी रहेगा चीज़ कि तुम जो पॉइंट चूज कर रहे हो वो अगर नॉन एक्सिलरेटेड या एक्सिलरेटेड चूज कर लिए फिर सूडो भूल जाओगे, ये सब दिक्कत आने लगेगा। ठीक है ना? किसी का मन करे ना, किसी को थोड़ा सा इससे खेलना है तो पॉइंट पी नीचे ना लेकर के पॉइंट क्यू इधर लेकर देख लो, ठीक। लेकिन पॉइंट क्यू एक्सेलरेटेड रहेगा तो सूडो लगाना पड़ेगा, सूडो लगा करके फिर टॉर्क इक्वल टू IL पे लिखो, आ जाएगा आंसर। ठीक, वैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, ये चीज हो गया। तो एक बात मुझे बताओ, इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर हुआ? पीछे की तरफ। अगर टॉप पॉइंट पे लगा रहे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे आ रहा था, मिडिल पे लगाए फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे आया। तो क्या ऐसा हो सकता है इस लाइन के बीच में कोई ऐसा पॉइंट P हो जहां पे अगर मैं ये फोर्स लगाऊं तो फ्रिक्शन लग जरूरत ही ना पड़े? तो वो फाइंड करो कि फाइंड पॉइंट P। सब लोगों ने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया ना? बढ़िया। तो अब ये फोर्स हटा देते हैं। फाइंड पॉइंट P का डिस्टेंस है D, ठीक है ना? फाइंड D सो दैट फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग। Find D so that friction is not required for pure rolling. जब फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, पहले तो फ्रिक्शन
हाँ फ्रिक्शन कंसिडर करो, फिर बाद में फ्रिक्शन को, पहले ही फ्रिक्शन को डाल करके जीरो बोल दो, या फ्रिक्शन कंसिडर ही मत करो। टू बाई फाइव आर, कुछ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिंक दिख रहा है ना नंबर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर यहीं पे ये डिस्क होता ना तो वो r/2 आता, यहीं पे अगर ये रिंग रहता तो एग्जैक्ट r आता, यहीं पे अगर ये हॉलो स्फीयर रहता तो 2/3r आता, ठीक है। तो उसको एक जनरलाइज करके i के टर्म्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ठीक है, इतना ऑब्जर्वेशन काफ़ी है। देखो इस क्वेश्चन में कितने लोगों से हो गया, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, इसमें बोला हुआ है कि फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड ही नहीं, मतलब फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ये प्योर रोल कर रहा है। प्योर रोल कर रहा है मतलब क्या, AC है और अल्फा भी है AC/R के बराबर, मतलब ये फोर्स जो है अकेले रेस्पॉन्सिबल है इसको AC देने के लिए और AC/R देने के लिए, ठीक है ना। तो एक्सक्यूज मी, इसमें तो ये जो फोर्स है ट्रांसलेशन में इसको AC दे देगा और सेंटर के अबाउट रोटेशन में AC/R दे देगा, है कि नहीं। F इक्वल टू मास इंटू AC और तुम्हारा F इंटू D इक्वल टू I अल्फा, मतलब 2/5 mr² टाइम्स AC/R, इक्वेशन 2 खत्म। अब इससे बस तुम्हें D फाइंड करना है, दोनों का रेशियो ले सकते हैं, R ये R से ये R कैंसिल, रेशियो लेने पे हो जाना चाहिए ना, 1/D इक्वल टू M और AC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2/5 R, तो D इक्वल टू 2/5 R, ऐसे समझ में, ऐसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन को पहले ही जीरो कर लेना है, तो ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा अब मुझे इसमें ये बताओ, रियल लाइफ के टर्म्स में इसको इमेजिन करना कि अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर, सेंटर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है और इसके नीचे एक पॉइंट है जिस पे फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक। म्यू इज गुड एनफ फॉर प्योर रोलिंग, म्यू नॉट इक्वल टू 0, मूव करेगा तो प्योर रोल ही करेगा, ठीक। तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ फोर्स लगा करके इसको प्योर रोल कराते हुए आगे मूव कराया जा सके, मतलब पॉसिबल है क्या, लगता है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है और नीचे ऐसे फोर्स लगाया जाए तो प्योर रोल करते हुए आगे मूव करेगा, आगे जाएगा और ये इसको ऐसे रोटेट करते हुए आगे की तरफ जाएगा क्या नहीं, बोला नहीं, मतलब ये बिना स्लिप किए हुए मूव नहीं कर सकता, यही बोल रहे हो क्या। कभी वो पतंग उड़ाए हो, जो जानते हो ना जिसमें व्हील वाला रहता है, सब लोगों ने उड़ाया, उसके रोप को देखना, उसको अगर साइड व्यू से देखोगे ना तो ऐसे व्हील रहता है और यहाँ पे रस्सी वाला रहता है ऐसे, ठीक, और ये एक्सेस रहता है। तो इसको अगर ग्राउंड में रख करके यहाँ से रस्सी को ऐसे खींचोगे, विजुलाइज कर पा रहे हो कि रस्सी जो यहाँ रोल किया हुआ है, जो तुम्हारा थ्रेड है, उसको नीचे से करके ऐसे खींचोगे तो क्या वो हमेशा स्किड ही करता है, या फिर अगर आराम से उसको खींचा जाए तो वो रोल करते हुए आगे भी आ सकता है। समझ गए यूज किए हो कि नहीं, पहले नहीं किए हो, ये मूव कर सकता है आगे, ठीक है, जरूरी नहीं कि पीछे जाए। प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन में जो है वो स्किड भी कर जाता है, ऐसा ऐसा चांसेस रहते हैं, लेकिन हाँ
ऐसे सिचुएशंस में आगे जाएंगे, ये वाला क्वेश्चंस भी करेंगे। अलग एंगल पे खींचोगे ना तो अलग आएगा, एक एंगल पे खींचोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, रुका हुआ रहेगा, ठीक है ना, लिफ्ट ऑफ हो सकता है। लेकिन पहले ये करते हैं, इसमें पॉसिबल है कैसे कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन एक मान लेते हैं, ठीक, अगर देखो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता यहाँ तुम फोर्स लगाते हैं तो इसका टेंडेंसी होता है ऐसे घूमने का, ठीक। इसको अगर बचाना है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में ही लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लगेगा। अब इससे कंडीशन तुम डाल दो अपने हिसाब से कि इस पॉइंट के अबाउट तुम देखो तो क्या ये फोर्स इसको ऐसे मूव करा सकता है, करा सकता है, तो देयर इज चांस कि इट कैन मूव। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ कि क्या वो डायरेक्ट मेथड से करे या ट्रांसलेशन और रोटेशनल अलग से, डायरेक्ट से ही करते हैं। तो पॉइंट पी चूज़ किए, यहाँ से मान लेते हैं कि ये r/2 डिस्टेंस पे था, तो F इंटू r/2 इक्वल टू आई अल्फ़ा, आई इसके अबाउट हो जाएगा तुम्हारा 2/5 7/5 mr² टाइम्स अल्फ़ा। यहाँ से निकालोगे तो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब AC/r, ठीक है ना। r से r कैंसिल, ये r से ये r कैंसिल, और AC की वैल्यू निकालोगे तो 5F/14m आएगा। इससे यूज़ करके फ्रिक्शन निकाल सकते हो तुम, फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव में एक अच्छी खासी वैल्यू मिल जाएगी, तो इट इज़ पॉसिबल कि इट विल बी मूविंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो पीछे जाए, बट हाँ इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा फोर्स लगा के इसको आगे मूव कराया जा सकता है, ठीक है। यही समझाना था। इंट्यूशन से दिख नहीं रहा है, इंट्यूटिवली क्या लग रहा है ऐसे खींचेंगे सर वो तो फिर ऐसे घूमने लगेगा, लेकिन आगे जा रहा है तो फिर तो स्लिपिंग होगा, इंट्यूटिवली ऐसा दिख रहा है, बट हाँ प्रैक्टिकली ट्राई करके देखना, ऐसा पॉसिबल है कि हाँ फोर्स लगा करके मूव कराया जा सकता है। हाँ क्योंकि कोई भी रैंडम डिस्टेंस d भी लिया जा सकता था, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने r/2 लिया। फ्रिक्शन पीछे लगेगा, मैग्नीट्यूड कितना है फ्रिक्शन का, 9F/14m, अच्छा 14, इसमें अगर r मल्टीप्लाई करें, ये क्या फिर उल्टा पलटा आ गया, अच्छा फ्रिक्शन का 9F/14 और f मतलब समथिंग लेस देन f आ रहा है, ठीक है। ओके देखो अब तीन कंडीशन, कौन सा वाला, यो खेले हो, हनी सिंह वाला नहीं वो ये ऐसे थ्रो करते हैं, मैंने खेला नहीं, बट हाँ कुछ ऐसा होता है कि थ्रो करने पे खींचने पे वापस आ जाता है, ठीक है ना। क्या स्प्रिंग लगा रहता है क्या उसके अंदर, बस रस्सी और एक व्हील, उतना ही में हो जाता है कि थ्रो करोगे तो वापस आ जाएगा, सिर्फ थ्रो कर देंगे तो ऐसे वापस आ जाएगा क्या, या खींचना होता है, और वैसा ही रोल करते हुए आता है बिना स्प्रिंग का। यार ये तो खरीदना पड़ेगा क्योंकि मैंने यूज़ किया नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्या एग्जांपल देता हूँ कि वो पतंग उड़ाने वाला जो व्हील रहता है, चरखी रहता है, उससे ही, ठीक है ना। साइड व्यू से देखोगे तो ऐसे ये पूरा का पूरा व्हील दिखेगा तुम्हें, और ग्राउंड पे ही रखा हुआ है। तीन केसेस लेंगे, ठीक है ना, तीनों को एनालिसिस करेंगे कि ये व्हील, ये व्हील और ये व्हील, ठीक। पहला केस तो वही है जिसको सॉल्व किए, यहाँ पे जो है तुम्हारा रस्सी ऐसे वाइंड करके रहता है, देखे हो ना, ऐसे बेलन टाइप से दिखता है, देखे हो ये वाला, ठीक है। उसको ही साइड व्यू से देखोगे तो यहाँ रस्सी ऐसे रहता है, और एक केस में मैं स्ट्रिंग ऐसे निकाल देता हूँ, μ0 = 0। दूसरे केस में स्ट्रिंग में कुछ ऐसे निकालता हूँ, थोड़ा और ऊपर,
ठीक। और तीसरे केस में स्ट्रिंग पूरा वर्टिकल निकाल देता हूँ, ठीक है ना। 3 केसेस में, अब तीनों में तुम्हें मुझे जज करके बताना है कि अगर उसको ऐसे स्ट्रिंग निकला हुआ विजुलाइज कर पा रहे हो, रखा हुआ है। एक तो है कि डायरेक्ट ऐसे खींचे पैरेलल, ये वाला केस। इस केस को एनालिसिस करके देखिए कि हाँ जिधर फोर्स लगाओगे धीरे से वो उधर ही रोल करते हुए आएगा, और आता भी है, घर जा करके ट्राई करके देखना, ठीक है ना। जिधर फोर्स लगाओगे धीरे धीरे ना वो उधर ही रोल करते हुए आएगा, ठीक। लेकिन हाँ स्किड नहीं करना चाहिए, म्यू इज गुड एनफ, ऐसा समझना। जो वो वाला कंडीशन है, जो ये भी कंडीशन दिख रहा है, एफ, इट विल बी रोलिंग क्लॉकवाइज एंड मूविंग इन राइट डायरेक्शन, ठीक। अच्छा इस केस में क्या होगा, वो छोड़ो, इस केस में बता दो। इस केस में ऐसे रखियो और ऊपर से धीरे धीरे ऐसे कर रहे हो, अनरोल हो रहा है। अनरोल होते हुए कैसे जाएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही। सब लोग इंट्यूटिवली ये बता पा रहे हो ना, अल्फा और ऐसे, ठीक है ना। सॉल्व भी करोगे आएगा। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है, कि ले दे करके अगर इसको प्योर रोल करना है तो ग्राउंड से स्किड किए बिना ये रोल करेगा। मतलब ग्राउंड के पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख लो, ग्राउंड के पॉइंट के अबाउट जिधर टॉर्क मिले ना उधर वो रोल करेगा, ठीक। ग्राउंड के पॉइंट चूज करो, फ्रिक्शन रहेगा तो यही रहेगा, या तो आगे रहेगा या पीछे रहेगा। फ्रिक्शन रहेगा यही रहेगा, या तो आगे या पीछे। फ्रिक्शन रहेगा तो यही, या तो आगे या पीछे। मैं जो बोल रहा हूं समझो किधर रोल करेगा। इस वाले पॉइंट में लोअर मोस्ट पॉइंट पे और टॉर्क देखो किसका है, फोर्स एफ। फोर्स एफ का टॉर्क किधर आया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इसलिए क्लॉकवाइज रोल कर रहा था। सॉल्व करके निकालें, क्लॉकवाइज रोल करता हुआ है। इस गिवन क्वेश्चन में लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट देखो, ये लाइन तो इधर सामने से क्रॉस करेगा। टॉर्क किधर आया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इस केस में ये रोल करते हुए इधर जाएगा, ठीक है ना। इस वाले केस में बताना टॉर्क किधर आया, ये डैश लाइन जो बना हो ना इसी का बना। फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट से क्रॉस किया, स्ट्रिंग भी इसी पॉइंट से क्रॉस किया। ये वो पॉइंट है जहां पे वो जज नहीं कर पाएगा कि मुझे आगे जाना है कि मुझे पीछे जाना है। क्योंकि देखो एंगल जब हॉरिजॉन्टल था, एंगल जब हॉरिजॉन्टल था तो ये राइट में जा रहा था, एंगल जब वर्टिकल हुआ ये लेफ्ट में जाना स्टार्ट किया। तो बीच में कोई तो ऐसा पॉइंट आया होगा ना जहां पे वो जज नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे ये लाइन जो है ना एग्जैक्ट इसी पॉइंट पी से पास करना चाहिए, ठीक है ना। वो मूवी नहीं करेगा, तो उसको खींच के देखना, स्किड करना स्टार्ट करेगा उससे पहले वो मूवी नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे फिगर आउट करना, दीज आर द बेसिक एग्जांपल, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल है। जेईई एडवांस के पेपर में जाकर के तुम्हें इसी तरीके से एनालिसिस करना है कि अगर ये प्योर रोल करेगा लोअर मोस्ट पॉइंट का अबाउट ही करेगा, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे आकर के मैं टॉर्क देख लेता हूँ। लोअर मोस्ट पॉइंट पे आकर के इसका टॉर्क देखे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, उसका टॉर्क देखे एंटी क्लॉकवाइज तो पीछे घूमेगा, इसका टॉर्क देखे आया ही नहीं तो ये घूमेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें रिलेशन तुम लोगों से पूछा जाएगा, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो कितने एंगल पे मैं इसको खींचूं कि ये घूमेगा नहीं, ठीक है। ये सब चीजें आएंगी। क्लियर हुआ क्या सब कुछ? ये वाला में देखो ना कि अगर इसको रोल करना होता तो किसी लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट ही प्योर रोल करेगा, आगे या पीछे। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पी पे आकर के मैं देखा कि टॉर्क किधर है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पी का आकर देखा फ्रिक्शन का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, और ये जो इकलौता फोर्स लग रहा था उसका टॉर्क क्या, वो तो इसी लाइन से क्रॉस कर रहा है, इसी पॉइंट पी से। इसका टॉर्क कितना आया, 0। अगर टॉर्क आया ही नहीं तो वो घूमेगा कैसे, वो कंफ्यूज्ड बैठा हुआ रहेगा, तुम खींचते रहोगे वो गिव अप करके स्किड कर जाएगा, ठीक है ना। अगर स्किड नहीं कर रहा तुम खींच के मर जाओगे, वो हिलेगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि इस फोर्स का वाई कंपोनेंट जो है mg को 0 कर दे, वो लिफ्ट ऑफ हो जाएगा लेकिन वो घूमेगा नहीं, ठीक है। ऐसा समझने का, ठीक है। तुमसे ये पूछा जाएगा कितने एंगल पे खींचने पे, तो वो एंगल निकाल लो, बस ध्यान रखना वो जो लाइन है ना सेंटर से क्रॉस करना चाहिए। टाइप का नहीं बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो अभी करने वाले हैं एग्जैक्ट ये क्वेश्चन, या तो देखो जेईई एडवांस में तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। जेईई मेन में हर पेपर में आ सकता है, ठीक है,
हर पेपर में, WBJE में आ सकता है। इन सब एग्ज़ाम में से जो जिसका भी नाम ले रहा हूँ, बिटसेट, जेई मेन, WBJE, फिर VIT, अगर इनका एग्ज़ाम देते हो तो ये सब में 4 में से 2 पेपर में तो आएगा ही आएगा। हर साल किसी ना किसी पेपर में आता ही। कौन सा क्वेश्चन है? देखियो कि इंक्लाइन प्लेन में मैं 4 टाइप के रोलिंग ऑब्जेक्ट रख दिया, रिंग रख दिया, डिस्क रख दिया, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, और चारों को ऐसे स्लैंट करके छोड़ दिया, प्योर रोल करते हुए गिर रहा है, कौन सबसे पहले नीचे जाएगा? याद है किसी को? फिगर आउट कर सकते हैं क्या? ठीक है, ले देकर कि ये चारों रोलिंग ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही डिफरेंस है, ठीक है ना? ये करते हैं। लेकिन जेई एडवांस में भी क्या आएगा वो भी डिस्कस कर लेंगे अगर आएगा तो। पहले तो सिंपल टू सिंपल ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल, थोड़ा साइड में इसको बनाते हैं, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? प्योर रोल करेगा, प्योर रोलिंग, सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं k टाइम्स mr², ठीक है, k टाइम्स mr²। इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या हो जाएगा? md² कर सकते हैं, md² इक्वल टू k टाइम्स mr², तो √kr यही आएगा, ठीक है। तो उसका ज़रूरत पड़ेगा यहाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बड़े अच्छे लेवल के एनालिसिस के लिए। लेकिन इसको ठीक है जनरलाइज करके, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया k है, mr² है, तो उस हिसाब से इसका मुझे क्या फाइंड करना है। और प्योर रोलिंग मस्ट है, ध्यान रखना, प्योर रोलिंग मस्ट है। इसका मुझे AC फाइंड करना है, ठीक। एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता तो मैं करूँगा। सारे फोर्सेस देखना, नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा तुम्हारा, नॉर्मल भी लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा, mg भी लगेगा, और उसके बाद वो प्योर रोल करते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है।